एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस से। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश वाला चैप्टर क्लास 10th के साइंस का। और उसके अंदर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कह रहे थे सर? अपवर्तन कह रहे थे। और वो जो अपवर्तन हो रहा था कहीं ना कहीं प्रकाश के अंदर उसके चाल में परिवर्तन होने के कारण हो रहा था। और जो माध्यम था उसके अंदर जो उसका डेंसिटी था वो भी परिवर्तन हो रहा था, यानी कि घनत्व। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या देखने को मिलता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो देखने को क्या मिलता है। यानी कि बेसिकली हम लोग अपवर्तन के अंदर ही आगे पढ़ रहे हैं। तो जो इसमें अपना पहला हेडिंग रहेगा आज का कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अपवर्तन वो घटना है जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। उसी के साथ आज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहला केस आज का, तो कौन सी घटना दिखाई देता है, उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो पहला हेडिंग आज का रहेगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। यानी एक प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा। तो कुछ बना करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये बनाएंगे हम लोग दो माध्यम। ये हुआ अपना एक माध्यम मीडियम नंबर 1 और ये हुआ मीडियम नंबर 2। और इस मीडियम नंबर 1 को हम लोग कह रहे हैं सघन। क्या कह रहे हैं? सघन। और इस मीडियम नंबर 2 को हम लोग कह रहे हैं विरल। क्या कहते हैं? विरल। यानी कि जो अपना ऊपर का जो माध्यम ले रखा है हम लोगों ने वो लिया है सघन, और नीचे वाला जो माध्यम है वो कौन सा है सर? तो विरल है। कैसा है? विरल। सघन क्या होता है? सघन वो होंगे जहां पे प्रकाश की चाल क्या होगी? धीमी होगी। और विरल वो होगा जहां पे प्रकाश की चाल अधिक होगी। जैसे कि पानी और हवा। तो हवा के अंदर प्रकाश का चाल अधिक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो विरल माध्यम है। और पानी के अंदर प्रकाश का चाल कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या है कि ये एक सघन माध्यम है। पानी और हवा के कंपैरिजन में जब हम लोग बात करेंगे तो विरल माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और सघन माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल क्या होती है सर? तो कम होती है। जैसे कि यहाँ पे अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर? v2 होगी, यानी कि प्रकाश की चाल। तो क्या होगा जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? चलिए देखते हैं क्या होता है जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये हुआ अपना प्रकाश का एक किरण ऐसे, ठीक है। और जहां पे जिस सतह पे ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है, वहां पर अगर हम एक अभिलंब बनाए ऐसे नॉर्मल, तो प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। क्या करेगी सर? अभिलंब से दूर हटेगी। यानी कि ये वाली रेखा अगर अपना अभिलंब हम लोग बनाए तो प्रकाश की जो किरण है वो इससे अभिलंब से दूर हट रही है। क्या हो रही है? अभिलंब से दूर हट रही है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। और अभिलंब क्या है इसमें सर? एन और एन डैश। क्या है? एन और एन डैश। इस प्रकाश को सीधे ऐसे डॉट डॉट वाली जो रेखा हमने बनाया ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होकर के ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब अभिलंब से दूर हट जाती है,
दूर हट जाती है। ठीक है, ये बात याद रहेगा। अविलंब से दूर हट जाती है, क्या हो जाती है? अविलंब से दूर हट जाती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? अविलंब से दूर हटता है। और ठीक से इसके अंदर देखें तो ये अविलंब के साथ में जो आपतन कोण है आई बना रहा है, और जो परावर्तन कोण है वो क्या है सर? या अपवर्तन कोण जो है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर है। यानी कि जो आपतन कोण बना रहा है अविलंब के साथ में वो आई है, और जो अपवर्तन कोण है वो आर है। और इसको ठीक से देखा जाए, ठीक से देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये जो अपना अपवर्तन कोण आर है वो आई से अधिक है, तो इसके अंदर क्या एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कोण आई छोटा होगा किससे सर? तो कोण आर से। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो आपतन कोण है आई वो अपवर्तन कोण आर से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये था केस नंबर 1 जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था। केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस नंबर 2 है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। और चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो सघन माध्यम है वो अपना जल, क्या है? जल। और यहाँ पे जो विरल माध्यम था वो क्या था सर? वायु था। क्या था? वायु था। तो जब जल से प्रकाश वायु के अंदर प्रवेश किया तो अविलंब से दूर हट गया। क्या हो गया सर? अविलंब से दूर हट गया। और ये सभी घटना क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी में, यानी कि वेग के अंदर, स्पीड के अंदर, चाल के अंदर क्या आ रहा है सर? तो परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण से ये घटना दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर वेलोसिटी की अगर बात करेंगे इस केस में प्रकाश की चाल अधिक कहाँ पे होगी? यानी कि v1 अधिक होगा या v2 अधिक होगा? तो हम लोग सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि वायु के अंदर प्रकाश का जो चाल होता है वो अधिक होता है, और जल के अंदर वायु के सापेक्ष क्या होता है सर? तो कम होता है। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो v2 है वो अधिक है किससे सर? तो v1 से। किससे? v1 से। यानी वायु के अंदर प्रकाश का चाल अधिक है और जल के अंदर प्रकाश का चाल क्या है सर? तो कम है। चलिए नेक्स्ट केस में हम चलेंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। अब इसका उल्टा पड़ रहा है, सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? यानी कि अब जो केस है इसका उल्टा है। क्या है? इसका उल्टा है। अगर फिगर हम यहाँ पे बनाए और बना करके समझे तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम नंबर 1, जो कि क्या है सर? विरल है। क्या है? विरल है। और विरल में क्या ले लेते हैं सर? तो वायु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वायु। और यहाँ पे जो प्रकाश की जो चाल होगी वो कितना होगा सर? v1। कितना होगा सर? v1। और उसी तरीके से ये अपना नीचे वाला जो है मीडियम नंबर 2, ये क्या है सर? तो सघन है। क्या है? सघन है। सघन है। और सघन में क्या लिए हैं सर हम लोग? जल। क्या लिए हैं? जल। और यहाँ पे प्रकाश का चाल यानी कि जो वेलोसिटी है उसको हम कितना मान के चल रहे हैं? v2। कितना मान के चल रहे हैं? v2। अब क्या होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी यहाँ से विरल माध्यम से कहाँ में जा रही है? सघन माध्यम में। तो ठीक से देखें क्या होगा? ये हुआ अपना प्रकाश, और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया अभिलंब। क्या बनाया? अभिलंब। और हम लोग को पता है कि प्रकाश को ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश सीधे ना निकल करके यहाँ से बेंड हो जाएगी और बेंड होकर के कुछ ऐसे चलेगी, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर ये n और n डैश अभिलंब है तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यहाँ पे जो कोण इसके साथ में बन रहा था कोण I, और यहाँ पे जो बनेगा अपवर्तन कोण, कोण R। क्या बनेगा? कोण R। इस केस में क्या हो रहा था सर? इस केस में जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था तो अभिलंब से दूर हट रहा था। क्या हो रहा था? अविलंब से दूर हट रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है
तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर कोण को देखेंगे तो जो अपवर्तन कोण आर है वो कोण आई से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर, अभिलंब, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। ये अपना आंसर होगा। यानी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जाता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगर ठीक से देखें तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो क्या हुआ है? अभिलंब की ओर झुक गया है। और यहाँ पे क्या हम लोग ने पढ़ा था कि अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या पढ़ा था? अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब दूर हटा रहा था तो इसके अंदर हमने देखा ना कि जो कोण आर था वो ज्यादा था। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण आई, जो कोण आई है वो अधिक है, ज्यादा है। किससे सर? तो कोण आर से, यानी कि परावर्तन कोण से क्या है सर? सॉरी, अपवर्तन कोण से क्या है सर? तो अधिक है। कोण आई क्या है? अपवर्तन कोण से अधिक है। यानी कि आपतन जो कोण है वो अपवर्तन कोण से कितना है सर? अधिक है। ये भी घटना क्यों दिखाई दी है सर? क्योंकि ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जा रहा था तो इसके वेलोसिटी में, वेग में क्या हो रहा था सर? परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। और यहाँ पे अगर केस की बात करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे V1 अधिक होगा सर किससे? तो V2 से। किससे सर? V2 से। यानी कि प्रकाश के चाल में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण से ये दोनों घटनाएं दिखाई दे रही। क्या ये बातें क्लियर है? क्या जो जो पॉइंट हम लोग ने दो केस पढ़ा, एक केस जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और एक केस हम लोगों ने पढ़ा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इसके अंदर देखा कि अभिलंब से दूर हट रहा था, और अभिलंब से जब दूर हट रहा है तो कोण आर की वैल्यू अधिक हो रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अभिलंब की ओर झुक रहा है तो जो कोण आर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है सर? तो कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या ये दोनों बातें आप लोग को क्लियर है? ये दो पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तन के नियम। जिस तरीके से हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन के नियम। तो सब कोई हेडिंग लगाएगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। और यहाँ पे कितने नियम की बात करना है सर? तो दो नियमों का बात करना है। दो नियमों के बारे में बात करना है। जिस तरीके से हम लोगों ने परावर्तन के अंदर बात किया था, ठीक उसी तरीके से अपवर्तन के अंदर दो नियमों का क्या करना है सर? अध्ययन करना है। तो पहले नियम की अगर बात करें, पहले नियम की अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे आप आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, यानी जो किरण आएगी। और यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और क्या लिखेंगे इसका? तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। क्या ये बात क्लियर? यानी कि जो आपतित किरण होगी और जो अपवर्तित किरण होगी, और जिस जगह पे, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, उस बिंदु पे अगर हम अभिलंब बनाएं तो ये तीनों आपस में क्या होती है सर? तीनों एक ही तल में होती है।
क्या होती है, तीनों एक ही तल में होती है। ये वही लाइन है, सेम वही लाइन है जो हम लोगों ने अपवर्तन के नियम के अंदर पढ़ा है, अपवर्तन के नियम के अंदर पढ़ा है। उसके अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस यहाँ पे अंतर यहाँ पर है, आपतित किरण के जगह परावर्तित किरण के जगह पे हम लोग क्या लिखा है सर, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, क्योंकि वहां पे परावर्तन हो रहा था तो परावर्तन था, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन होगा। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। फिगर से समझेंगे तो मानते हैं ये एक अपना बाउंड्री है और ये मान चलते हैं मीडियम 1 है और ये अपना है क्या सर, मीडियम 2। जब प्रकाश की किरण, अभी मीडियम 1 मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, सघन हो सकता है, विरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए मान के चलते हैं ये अपना क्या है सर, सघन। क्या है, सघन है, यानी कि जो मीडियम नंबर 1 है वो सघन है और मीडियम नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, मीडियम नंबर 2 की बात करें तो वो कैसा है सर, विरल है। कैसा है सर, विरल है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v1 होगी और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर, तो v2 होगी। कितनी होगी, v2 होगी। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और ये रहा अपना आपतित किरण, आपतित किरण, और ये रहा अपना अभिलंब। और इस भाई साहब को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट करके ऐसे जाएगा, यानी अभिलंब से ये दूर हट जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब से ये दूर हट जाएगा। और ये हुआ अपना आपतन कोण I और ये हुआ अपवर्तन कोण R, अपवर्तन कोण R। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपतित किरण है, ये जो अपवर्तित किरण है, और ये जो है अभिलंब N और N डैश, ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही सेम प्लेन के अंदर होते हैं। क्या होते हैं, सेम प्लेन के अंदर होते हैं। ये रहा अपना पहला नियम, किसका, अपवर्तन का। किसका सर, अपवर्तन का। अब दूसरे नियम की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। चलिए क्या कहता है दूसरा नियम, दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यम तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। यानी अगर एक ही रंग का प्रकाश है और कोई दो माध्यम है, यानी कि मीडियम 1 और मीडियम जो 2 है, वो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात आएगा वो क्या होगा सर, नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक होगा, यानी कि फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी नियम को कौन सा नियम कहते हैं सर, इसी नियम को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं स्नेल नियम, यानी स्नेल का लॉ। स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया है स्नेल लॉ। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर सीधा पूछता है अपवर्तन के नियम को समझाइए, या कभी कभी पूछता है कि स्नेल के नियम की व्याख्या करिए। तो जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किन्हीं दो माध्यम के लिए, मान लीजिए अगर एक माध्यम जो इसी एग्जांपल के अंदर ले लें, यानी कि मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, किन्हीं दो माध्यम के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जया साइन और अपवर्तन कोण की जया साइन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा सर, नियतांक होगा, यानी कि फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब यह है, यानी कि अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात साइन आई यानी कि जो आपतन कोण होगी उसको हम लोग बोले हैं साइन आई, और जो अपवर्तन कोण होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, साइन आर। क्या बोल रहे हैं, साइन आर। ये क्या होगा सर, नियतांक होगा, नियत होगा। क्या होगा सर, नियत होगा। क्या होगा सर, नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। और इसी को इस नियतांक को हम कभी कभी एन से लिखते हैं या कभी कभी म्यू से लिखते हैं, या इसको एन से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, और म्यू से। ठीक है, तो यही बात कहने का मतलब है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक। क्या होगा, नियतांक। ये क्या कहता है सर, अपवर्तन का दूसरा नियम है। क्या इतनी बातें आप लोग को क्लियर है? क्या ये बातें आप लोग को क्लियर है? चलिए इसके आगे कल हम लोग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, और उसके आगे हम लोग ये देखेंगे
कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है और किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और धीरे धीरे ये चैप्टर क्या हो जाएगा सर, समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्या कर देंगे सर, फिनिश कर देंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।